फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन की थी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। और तो शुरू करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के बारे में। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स क्या होती है, इसको एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। देखो, इससे पहले जो हमने डायरेक्ट ड्रग्स जब हमने पढ़ी थी, जो डायरेक्टली एक्ट कर रही थी, तो उसमें क्या होता है, सीधा वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड हो जाती है, ठीक है, और वो अपना एक्शन शो करती है। लेकिन इनडायरेक्ट के केस में क्या होता है, इनडायरेक्ट पहले वेसिकल्स के पास जाएगी, उसको बर्स्ट करवाएगी। जब वेसिकल्स बर्स्ट होंगी तो वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, और जब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होंगे तो वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे जाके लग जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप बोल लो, या इनडायरेक्ट जो एक्टिंग ड्रग है इसका एक मेन सिंपल सा एक्शन बोलो आप, ठीक है। तो हम इसमें सिंपल जो ड्रग हैं ऐसे ही वो अपना एक्शन शो करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इनडायरेक्ट acting symptomatic drugs are those that are indirectly to the increase the concentration of the endogenous neurotransmitter by the release of endogenous norepinephrine। तो जो सिंपल है कि जो इंडायरेक्ट ड्रग है हमारी, वो इंडायरेक्ट एक्ट करेंगी, ठीक है। पहले वेसिकल्स को वहाँ से बर्स्ट होंगी और फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, और उसके बाद अल्फा और बीटा के ऊपर जाके वो लग जाएंगे, फिर उसके बाद अपना एक्शन शो करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो इंडायरेक्टली क्या करेंगी, बाइंड होंगे उनसे, और उसके बाद कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी किसकी, न्यूरोट्रांसमीटर की। जो हमारे पास वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पड़ा हुआ था तो उसको रिलीज करवाया उन्होंने वहाँ से, और फिर जो रिलीज हुआ तो वो एंडोजीनियस यानी वो बाहर रिलीज हुआ, उसके बाद अल्फा और बीटा के ऊपर आके लग गया। और जो इसके अंदर हमें 3 जो मेन ड्रग्स हैं वो पढ़नी है। फर्स्ट जो हमारा है हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन। हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन क्या है, देखो यहाँ पे हाइड्रोक्सी सिर्फ ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। एम्फेटामिन का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, और ये इसको ना एम्फेटामिन डेरिवेटिव भी बोला जाता है क्योंकि एम्फेटामिन से ड्राइव हुई ड्रग है। और जो नेक्स्ट हमारी है स्यूडो एफिड्रिन। स्यूडो एफिड्रिन क्या है, ये भी हमारी एक ड्रग है जो कि इंडायरेक्ट एक्ट करती है। और जो हमारी लास्ट ड्रग है प्रोपाइल हेक्साड्रिन। तो फर्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन। हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन वही है, देखो इनमें सबसे पहले जो एक लाइन है वो सेम रहेगी कि वो इंडायरेक्टली सिम्प्टोमेटिक एजेंट है क्योंकि वो इंडायरेक्टली एक्ट कर रहे हैं। और वो डेरिवेटिव किसका है, ये एम्फेटामिन का। देखो अगर मैं यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप हटा दूँ तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, ये किसका स्ट्रक्चर बनेगा, एम्फेटामिन का। तो ये जब हमने यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया तो क्या हुआ, ये हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन बन गया, ठीक है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वाइट पाउडर और फ्रीली सोल्यूबल होता है इन वाटर। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये इसका जो एक्शन होगा इंडायरेक्ट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और ये रिलीज कराएगा जो नोरेपिनेफ्रिन होता है वो रिलीज कराता है कहाँ से, एडिनर्जिक नर्व्स टर्मिनल से। देन इसकी यूजेस क्या है हमारे पास, अगर हम इसका कॉम्बिनेशन ड्रग देंगे, यानी फिर अगर हम इसका कॉम्बिनेशन ड्रग कैसा होगा, एसिम्प्टोमेटिक और एंटीकोलिनर्जिक इसका कॉम्बिनेशन ड्रग है, ठीक है। हाँ, अगर हम वो देंगे तो वो रिलैक्स करता है मसल्स को, और जब मसल्स रिलैक्स होंगी, जैसे यहाँ पे आइज में क्या दिया हुआ है, आइज बाय डायलेशन बाय द प्यूपिल, यानी जो प्यूपिल है उसका डायलेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी यूज़ है नार्कोलिप्सी में यूज़ होती है, और जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें जो हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और ओबेसिटी में भी इसको यूज़ करते हैं। ओबेसिटी में क्या होता है, जब व्यक्ति मोटा होता है, ठीक है, अगर कोई लोग मोटा है तो उसमें उसको हम खाना कम करा देंगे, ठीक है। इसका मेन मकसद क्या है, देखो यहाँ पे जो ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन के अंदर जो हमारी एपेटाइटिक रिसेप्टर जो होते हैं यानी जो भूख को बढ़ाते हैं, तो उसको हम सप्रेस कर देंगे, ठीक है। तो वो खाना क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो इसको इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रीट ऑफ ओबेसिटी, यानी मोटापे को भी वो ट्रीट करता है। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है स्यूडो एफिड्रिन, तो उसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर है किसका, एफिड्रिन का। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट करता है अल्फा और बीटा रिसेप्टर को CNS में, और यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट इसकी यूजेस क्या है हमारे पास, यूज्ड एज अ वैसोकॉन्ट्रैक्शन, ट्रीट टू नेजल एंड साइनस कंजेशन। नोज और साइनस के लिए ये क्या होता है,
जो कंजेशन जब हो जाते हैं उसको हम कंट्रिक्शन करा के उसको ट्रीट कर सकते हैं। और ईयर में भी यूज़ होता है, ईयर के लिए जो ईयर इन्फेक्शन हो जाते हैं या जब फ्लूइड कान से बहने लगता है, ठीक है, उस केस में भी इसको ट्रीट, इससे हम अपनी जो ईयर है उसको ट्रीट कर सकते हैं। देन जो है हाइपरटेंशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो रखी है उसमें भी इसको वैसोडायलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है प्रोपाइल हेक्साड्रिन। प्रोपाइल हेक्साड्रिन जो है हमारा, उसका ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, स्टिमुलेट्स अल्फा रिसेप्टर इन द म्यूकोजा ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें जो म्यूकोजा के ऊपर अल्फा रिसेप्टर लगे होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट, और जो उसका एक्शन होता है वो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन की तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज़ है, यूज फॉर द रिलीफ ऑफ कंजेशन ड्यू टू द कोल्ड एंड एलर्जी। तो ये थी हमारी 3 ड्रग्स इंटरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स की। इसके बाद जो हमारा आखिरी टॉपिक बचा है इस चैप्टर का वो है मिक्स्ड ड्रग, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्स्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी इसमें क्या होंगे, जो एक्शन होगा वो डायरेक्टली भी होगा और इनडायरेक्टली भी होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया है मिक्स्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें सिर्फ हमें 2 ड्रग्स पढ़नी है, फर्स्ट है एफिड्रिन और नेक्स्ट जो हमारी मेटारेमिनोल। तो जो हमारी फर्स्ट ड्रग है एफिड्रिन, देखो जब हमने इंडायरेक्ट ड्रग पढ़ी थी तो इसमें हमने क्या देखा था, जो स्यूडो एफिड्रिन है, ठीक है, स्यूडो एफिड्रिन यहाँ पे हमारे पास स्यूडो एफिड्रिन है और यहाँ पे एफिड्रिन दिया हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है, देखो अगर आप स्यूडो एफिड्रिन और एफिड्रिन का स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सिमिलर है, ठीक है। तो दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है, सिर्फ इसमें फ़र्क कहाँ है कि एनेंटियोमर, अगर आपने एनेंटियोमर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा है तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, लीवर रिलेटेड डेक्स्ट्रोरेटरी अगर आपने पढ़ा है तो फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या होता है, नेचुरल अकरिंग होता है, यानी आपको नेचर में इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और इस जो ये हमारे पास है ये एसिमेट्री होता है, यानी इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती। अगर आप इसको हाफ करोगे तो उसकी कोई सिमेट्री नहीं होगी, एसिमेट्रिकल होगा, यानी जो उसकी कार्बन एटम है वो एसिमेट्री है। और ये इसकी जो एनेंटियोमर है कितने हैं, सो जो आइसोमर है वो 4 आइसोमर है, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एक्ट बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, स्टिमुलेट करता है अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को। इसके यूजेस क्या है हमारे पास, यूज एज अ ब्रोंकियोडायलेटर एंड नेजल डिकॉन्जेस्टेंट एंड ऑर्थोस्टैटिक, हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है। देन और जो हमारे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि कोज करते हैं स्केलेटल मसल की वीकनेस, ठीक है, तो उसको भी क्या करता है, ट्रीट करता है। और सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ होता है वो एलर्जी में होता है, ठीक है, जो एलर्जी से डिजीज़ हो जाती हैं और जो पोलन ग्रेन की एलर्जी जिसको होती है उसको भी ये ट्रीट करता है। अगर स्किन के ऊपर रैशेस वगैरह या फूड की वजह से, ठीक है, कोई रिएक्शन हो जाए या मेडिसिन आपने कोई ऐसे ले ली है, इरिटेटिंग कोई चीज़ खा ली है, उस वजह उसको भी क्या करता है, ट्रीट करता है। नेक्स्ट जो हमारा है मेटारेमिनोल। तो इसका ये स्ट्रक्चर है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, बोथ एक्ट ऑन बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, स्टिमुलेट द नोर एड्रेनलिन। देन इसके यूजेस क्या है हमारे पास, यूज्ड एज अ पेरेंटली एज अ वैसोप्रेसर इन द प्रिवेंशन ऑफ द अकर द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में इसका यूज़ होता है, सिंपल आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी 2 ड्रग्स थी, मिक्स्ड जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था ये भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो हमारा है एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट, तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट में हमें सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स और बीटा एनर्जिक ब्लॉकर्स। देखो हमने इससे पहले वाली वीडियो में जैसे जब हमने एडिनर्जिक रिसेप्टर्स पढ़े थे, सॉरी जो एडिनर्जिक हमने शुरू किया था तो उसमें क्या किया था, ऐसी ड्रग्स के बारे में बात की थी जो कि अल्फा बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रही थी, ठीक है। लेकिन जो एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट है ये क्या करेंगी, देखो एडिनर्जिक का मीनिंग क्या हो गया, यानी जो सिंपैथेटिक हम यूज़ करते हैं जिस ड्रग्स को, और एंटागोनिस्ट क्या हो गया, यानी उस चीज़ को ब्लॉक कर देना, ठीक है। तो ये अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स हैं, यानी अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी ये, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स हैं जो कि अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी और ये बीटा रिसेप्टर की सारी ड्रग है जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी, ठीक है। तो एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं,
those drug which are inhibit the effect of the symptomatic agent by the blocking of receptor. सिंपल कि जो एडिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक कर देगी। एंटागोनिस्ट का मीनिंग क्या होता है, यानी किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना, उसका जो इफेक्ट है वो शो ही नहीं होगा। ठीक है, सिंपल मीनिंग है। आप यहाँ पे देखो एंटागोनिस्ट क्या होता है, अपोजिट काम करता है किसके, एगोनिस्ट की। एंड दिस टाइप ऑफ ड्रग्स प्रिवेंट द इंटरेक्शन ऑफ एंडोजीनियस कैचिकोलामिन्स लाइक द एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामीन एंड सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स। मीन्स जो हमारी सिम्प्टोमेटिक ड्रग्स होती हैं या जो एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स के थ्रू रिलीज होता है, उसको जो जब वो रिसेप्टर पे लगते हैं, ठीक है, देखो जैसे सपोज हमारे यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, ये यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ये है हमारा प्री सिनेप्टिक और ये हमारा पोस्ट वाला। यहाँ पे अल्फा और बीटा रिसेप्टर हैं और यहाँ पे इसके आके लगेंगे। लेकिन जो ये ब्लॉकर्स हैं ये क्या करेंगे, इन जो रिसेप्टर्स है इसके ऊपर आके लग जाएंगे, तो ये ड्रग्स नहीं लग पाएंगे इनके ऊपर। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर इसके ऊपर अटैच ही नहीं हो पाएगा, बाइंड ही नहीं हो पाएगा, तो एक्शन शो नहीं करेंगे, यानी इंटरेक्शन से प्रिवेंट करती है। ठीक है, और प्रिवेंट कैसे करेंगी, अल्फा और बीटा रिसेप्टर को वो ब्लॉक कर देंगी। जब अल्फा और बीटा रिसेप्टर के ऊपर आगे कुछ और ही लग जाएगा तो जो ड्रग है वो काम ही नहीं कर पाएगी। देखो इनके ना काफ़ी सारे सिनोनिम्स भी हैं, जैसे एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो होता है इसको सिम्प्टोलाइटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। सिम्प्टोलाइटिक ड्रग्स क्यों बोलते हैं, देखो क्योंकि उसको सिम्प्टोलाइटिक मीन्स किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, यानी जो उसका सिम्प्टोमेटिक जो ड्रग का एक्शन होगा उसको आने ही नहीं देगा, तो उससे रिलेटेड ये नाम है। देन जो उसका नाम है एंटी एडिनर्जेसिक। एंटी एडिनर्जेसिक इस वजह से आया है क्योंकि ये एंटा काम कर रहे हैं इसके, यानी इसकी अपोजिट काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये इसका अपोजिट काम कर रहा है, इस वजह से इसका नाम आया है एंटी एड्रिनर्जिक, इसका क्या हुआ नाम पड़ गया। उसके बाद इसका एक नाम और भी है एड्रीनोलाइटिक ड्रग्स, यानी एड्रीनोलाइटिक्स वही ब्रेक डाउन करना। देन इसको एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स भी बोला जाता है। देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। देखो एडिनर्जिक जो एंटागोनिस्ट है इसको सिम्प्टोलाइटिक ड्रग्स भी बोलते हैं, एंटी एडिनर्जिक, ठीक है, और एड्रीनोलाइटिक ड्रग्स भी इसको बोलते हैं, और एडिनर्जिक ब्लॉकर्स भी इसको बोला जाता है। तो जो सबसे पहले जो हमारी ड्रग है, देखो जो इसमें हमारे पास एंटागोनिस्ट जो है उसके अंदर हमें दो ड्रग्स दी हुए हैं जिसका हमें सिंथेसिस भी पढ़नी है। तो फर्स्ट जो हमारी ड्रग है टोलाजोलिन, इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, इट मीन्स हमें इसकी सिंथेसिस भी पढ़नी है। और एक ड्रग और भी है बीटा प्रोपेनोलोल, इस पे इसके ऊपर भी स्टार लगा हुआ है, तो हमें इसकी भी सिंथेसिस पढ़नी है। तो पहले हम इन दोनों की सिंथेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। तो टोलाजोलिन का स्ट्रक्चर ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसको सिंथेसिस देखते हैं। इसमें क्या सिंपल है, बेंजाइल जो साइनाइड है, बेंजाइल के ऊपर साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसने किससे रिएक्ट किया, इथाइलिन डायमीन से। जब इथाइलिन डायमीन ने इसके साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, साइक्लाइजेशन रिएक्शन हुई। साइक्लाइजेशन रिएक्शन से क्या हुआ, यहाँ पे ये इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास टोलाजोलिन, ठीक है। सिंपल सा था बहुत ज़्यादा। तो उसके यूजेस देखते हैं। टोलाजोलिन इज अ नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, अगर ऐसी कोई ड्रग, एक होता है सेलेक्टिव, एक होता है नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव क्या होता है, अगर कोई ड्रग मीन्स एक ही रिसेप्टर के ऊपर, यानी अगर उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एक ही रिसेप्टर का है, यानी अगर उसको एक्ट करना है सिंगल रिसेप्टर पे तो वो सिलेक्टिव होगी। लेकिन अगर किसी ड्रग का एक्शन जो है मल्टीपल रिसेप्टर है, यानी अगर उसको एक्ट करने के लिए मल्टीपल रिसेप्टर या मल्टीपल रिसेप्टर के ऊपर वो एक्ट कर सकती है तो वो नॉन सेलेक्टिव ड्रग होगी, ठीक है। तो टोलाजोलिन इज अ नॉन सेलेक्टिव कॉम्पिटिटिव अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंड ये वैसो डायलेटर भी एज ए यूज कर सकते हैं हम इसको। तो जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसको एज अ वैसो डायलेटर भी यूज कर सकते हैं। इसको हाइपरटेंशन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, स्ट्रक्चरली सिमिलर एज अ अल्फा एगोनिस्ट, सो दे ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। अगर आपको अल्फा और बीटा रिसेप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, तो इससे पहले हमारी इसी सीरीज अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो ऊपर हमने एक अल्फा और बीटा रिसेप्टर की पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसके अंदर आपको पूरा समझ आ जाएगा कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, इसका क्या यूज़ होता है, ठीक है, और लोकेशन फंक्शन क्या होती है, इसमें हमने फुल डिस्कशन किया है। तो इससे पहले आप उसको देख लो, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आए कि अल्फा रिसेप्टर कैसे ब्लॉक हो रहा है,
ठीक है। तो स्टॉप करती है अल्फा एगोनिस्ट प्रोडक्शन इफेक्ट को। और उसके बाद जो हमारी ड्रग है, तो फिनटोलामीन हमारी नेक्स्ट ड्रग है। तो इसका ये स्ट्रक्चर है सिंपल, हमें इसके यूज़ देखना है, यूज़ और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। देखो एक चीज़ और, यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सबका सेम होगा, क्योंकि ये ब्लोकर्स हैं किसके, अल्फा के। तो यहाँ पे जिसका सबका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अल्फा को, अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करना, ठीक है। तो मैंने आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं लिखी है यहाँ पे, क्योंकि सबका मैकेनिज्म क्या है, सेम है, क्योंकि वो अल्फा रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर रही है, ठीक है। सिंपल हम इसका स्ट्रक्चर और यूज ही पढ़ेंगे क्या होंगे आगे, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, टू कंट्रोल द हाइपरटेंशन कॉज द एक्सेस यूज ऑफ एफिनेफ्रिन। अगर एफिनेफ्रिन का हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो उसको, उस वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में इसका यूज़ करते हैं हम। और उसके बाद जो दूसरा यूज़ है, ट्रीट द एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एंड कंजेस्टिव कार्डियल फेलियर। देन इसका एडवर्स जो रिएक्शन है वो क्या होते हैं, एरिथमिया हो सकता है इसके, अगर आप इसका एडवर्स इफेक्ट देखें तो ट्रैकिकार्डिया, नेजल कंजेशन हो सकता है, एंजीना हो सकता है और हाइपोटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है फिनोक्सीबेंजामाइन। फिनोक्सीबेंजामाइन के ये स्ट्रक्चर है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सेम होगा सबका, ठीक है। और ये नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव मीन्स अब आपको समझ आ गए कि यानी जो अल्फा और बीटा यानी वो मल्टीपल रिसेप्टर के ऊपर अपना एक्शन शो कर रही है, यानी उसका एक पर्टिकुलर रिसेप्टर नहीं है। अगर वो पर्टिकुलर रिसेप्टर होता तो वो सिलेक्टिव ड्रग होती, यानी एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए एक ही ड्रग है, वो है सिलेक्टिव, उसको बोलेंगे सिलेक्टिव ड्रग। लेकिन अगर अगर कोई और ड्रग अल्फा बीटा या किसी और रिसेप्टर, अल्फा 2 अल्फा 3 रिसेप्टर के ऊपर भी काम कर रही है, यानी मल्टीपल रिसेप्टर उसके क्या है, एक्शन शो कर रही है, तो वो नॉन सेलेक्टिव ड्रग होगी। तो नॉन सेलेक्टिव अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर है, एडिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, यानी अल्फा रिसेप्टर को वो ब्लॉक करेगी। एंड दिस ड्रग्स इज यूज्ड टू ट्रीट द हाई ब्लड प्रेशर एंड हैवी sweating due to the tumor of their adrenal glands, and it works by relaxing and the widening blood vessels so that the blood can flow more easily। यानी इसका जो रिलैक्स कर देती है ताकि जो ब्लड है वो इजीली फ्लो कर सके। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है प्राजोजिन। तो प्राजोजिन जो है इसका स्ट्रक्चर है थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो जो प्राजोजिन जो हमारी ड्रग है वो सिलेक्टिव है, किसके लिए, अल्फा 1 रिसेप्टर के लिए। तो नेक्स्ट यूज है यूज्ड विद और विदाउट अदर मेडिकेशन टू ट्रीट द हाई ब्लड बीपी एंड लोअर द, अगर बीपी कम है तो हेल्प टू प्रिवेंट द स्ट्रोक, अगर उसको हार्ट अटैक आने वाला है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो आप उसको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है डाईहाइड्रोइर्गोटामीन। इसका स्ट्रक्चर ये है हमारे पास, और इसके यूजेस क्या है, माइग्रेशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और जो अल्फा 1 रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करती है, ठीक है। और डायलेट द ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग द माइग्रेशन ऑब्टेन फ्रॉम देयर इर्गोट एल्कलॉइड्स। नेक्स्ट जो हमारी है मिथाइलसरगाइड, उसका ये स्ट्रक्चर है, और इसका भी यूज़ यही है, माइग्रेशन हेडेक वगैरह में यूज़ होती है, ठीक है। और सेमी सिंथेटिक है इर्गोट एल्कोइड्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स, यानी अल्फा रिसेप्टर को अगर वो ब्लॉक कर रहा है तो उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। जितनी भी हमने ड्रग्स पढ़ी है ये सारी की सारी, तो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे एक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि अल्फा रिसेप्टर को कैसे ब्लॉक करती हैं। तो जो अल्फा जो रिसेप्टर होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स प्रिवेंट द इंटरेक्शन बिटवीन एंडोजीनियस कैचिकोलामीन्स एंड अदर सिम्पटोमेटिक ड्रग्स विद द अल्फा रिसेप्टर, या अल्फा 1 अल्फा 2 कोई भी रिसेप्टर हो सकता है वो। देखो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास, ये हमारा टर्मिनल है, एक्सोन का टर्मिनल है। यहाँ पे हमारे पास क्या बना हुआ है, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन यहाँ पे बनके तैयार हो रखा है। अब एपिनेफ्रिन बाहर जाना चाहता है, ठीक है, ये बाहर भी आ गया, ठीक है। लेकिन बाहर से आपने कोई ऐसी ड्रग खा ली, या मान लो जो हमें पीछे ड्रग पड़ी थी उनमें से आपने कोई ड्रग खा ली, और उसने क्या किया, ये हमारे पास क्या है, अल्फा रिसेप्टर, ठीक है। और यहाँ याद रखना जो अल्फा, यहाँ पे सारे के सारे जितने भी रिसेप्टर होंगे अल्फा ही होंगे। जब हम बीटा की बात करेंगे तो वहाँ पे बीटा रिसेप्टर होंगे सारे, ठीक है। यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर ने क्या किया, अल्फा रिसेप्टर के ऊपर आनी थी एपिनेफ्रिन की ड्रग, लेकिन आपने बाहर से कौन सी ड्रग खा ली, एडिनर्जिक ब्लॉकर्स। आपने ऐसी ड्रग खा ली जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। अब जो एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं
वो क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट है, यहाँ पे आके लग गई और यहाँ पे आने थे एपिनेफ्रिन को, लेकिन एपिनेफ्रिन यहाँ पे लग नहीं पाया, तो इसने क्या किया, अब जो एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट है यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया, अब एपिनेफ्रिन भी अपना फंक्शन शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और अगर आप इसमें देखो, आपने जब ड्रग नहीं खाई है तो क्या हुआ, यहाँ पे एपिनेफ्रिन आया और यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर पे आके अपना लग गया। ठीक है, तो ये था सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन अल्फा रिसेप्टर। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा बीटा ब्लॉकर्स का। ठीक है, उसके बाद ये जो यूनिट है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, देन फिर हम उसके बाद देखेंगे थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट में भी हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।